एक सवाल है, जब उम्र ढलने लगती है, जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, लेकिन दिल में अभी भी वही आग हो, वही उड़ान बाकी हो, तब क्या होता है? यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। W.B. येट्स की एक बहुत ही मशहूर कविता सेलिंग टू बाइजेंटियम के जरिए। ये एक सफर है, एक ऐसी यात्रा जो फना होने से हमेशा जिंदा रहने की तरफ ले जाती है। और कविता की शुरुआत, वाह, शुरुआत ही एक बहुत कठोर सच से होती है। जो स्पीकर है ना, उसके लिए बुढ़ापा कुछ भी नहीं, बस एक बेकार सी चीज है, जैसे एक फटा पुराना कोट जो एक डंडी पर बस टंगा हुआ है। और बस यहीं से इस कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। एक ऐसा संघर्ष जो हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल वही है, क्या होता है जब जिस्म थक जाता है पर रूह अब भी गाना चाहती है? यही वो एक सवाल है जो उस स्पीकर को, उस वक्ता को अपनी पूरी दुनिया छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। ये जिस्म और रूह के बीच की एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी कश्मकश जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। तो कविता का जो पहला हिस्सा है ना, उसमें हमें स्पीकर का अकेलापन साफ साफ महसूस होता है। उसको लगता है कि ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में वो जी रहा है, ये अब उसके जैसे बूढ़े लोगों के लिए है ही नहीं। ये एक कहानी है उस गहरे अकेलेपन की, उस अलगाव की जो उम्र के साथ अक्सर आ जाता है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसका जिक्र हो रहा है, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से जवानी और जिंदगी के जश्न में डूबी हुई है। हर तरफ प्यार में डूबे नौजवान हैं, चहचहाते हुए परिंदे हैं, मछलियों के झुंड हैं। मतलब ये प्रकृति का, नेचर का वो साइकिल है जो कभी रुकता ही नहीं। और अचानक स्पीकर को एहसास होता है कि वो इस जश्न का, इस साइकिल का अब हिस्सा नहीं रहा, वो बाहर हो चुका है। और पता है, इसी पॉइंट पर कविता का जो असली टेंशन है ना, वो सामने आता है। सोचिए, एक तरफ तो जिंदगी का वो सेंशुअल म्यूजिक है जिसमें हर कोई खोया हुआ है, हर कोई डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ है दिमाग की, रूह की, आत्मा की दुनिया, वो अनएजिंग इंटेलेक्ट के मॉन्यूमेंट्स जिनको कोई देख ही नहीं रहा, सबने अनदेखा कर दिया है। तो बेसिकली दो अलग अलग दुनियाएं हैं हमारे सामने, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है जवानी का जश्न जो पैदा होने और मरने के साइकिल में फंसी हुई है, और दूसरी तरफ है उस स्पीकर का अकेलापन, एक कमजोर होता जिस्म और वो अमर बुद्धि, वो ज्ञान जिसका अब कोई मोल नहीं, जिसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस निराशा से, इस मायूसी से निकलने का रास्ता क्या है? क्या स्पीकर हार मान लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय वो एक सल्यूशन ढूंढने का फैसला करता है, और बस यहीं से उसका सफर शुरू होता है। एक सफर, बाइजेंटियम का सफर। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये कोई आम सफर नहीं है। ये सिर्फ समंदर पार करने जैसा फिजिकल जर्नी नहीं है। नहीं, ये एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, एक आध्यात्मिक खोज, एक ऐसी मंजिल की तलाश जहां इस मरने वाले शरीर की नहीं, बल्कि उस अमर आत्मा की, कला की, आर्ट की पूजा होती है। और फिर पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ स्पीकर अपनी मंजिल का ऐलान करता है। वो कहता है, मैं समंदर पार करके आ गया हूं, बाइजेंटियम के इस पार्क शहर में। वो उस जगह पहुंच चुका है जहां उसे एक उम्मीद है, एक होप है कि उसकी रूह को, उसकी आत्मा को आखिरकार वो आवाज मिलेगी जिसके लिए वो तरस रही है। तो ये बाइजेंटियम है क्या? देखिए, इस कविता में बाइजेंटियम सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिटी का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक। ये एक ऐसी परफेक्ट दुनिया का आइडिया है जहां आर्ट यानी कला हमेशा हमेशा जिंदा रहती है, और जिस्म का बूढ़ा होना, शरीर का खत्म हो जाना कोई मायने ही नहीं रखता। अब बाइजेंटियम पहुंचने के बाद स्पीकर एक ऐसी प्रार्थना करता है, एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो बिल्कुल अजीब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो मोक्ष या मुक्ति नहीं मांग रहा, नहीं, वो मांग रहा है एक नया रूप, एक ट्रांसफॉर्मेशन। वो खुद आर्ट का एक अमर हिस्सा बन जाना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो किसी भगवान से या देवता से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो पुकार रहा है उन संतों को, उन सेजिस को जो खुदा की आग में खड़े हैं, जो खुद आर्ट का हिस्सा हैं। वो उनसे कहता है कि मेरी आत्मा के सिंगिंग मास्टर्स बन जाओ, क्योंकि उसे पता है कि उसका ये मरणशील शरीर, उसका ये जिस्म अब तो गीत गा नहीं सकता। इन लाइंस में
आप उस स्पीकर की नफरत को, उसकी घृणा को महसूस कर सकते हैं अपने ही शरीर के लिए। वो अपने जिस्म को एक मरता हुआ जानवर कहता है। सोच कर देखिए, एक डाइंग एनिमल, एक पिंजरा जिसके अंदर उसकी रूह कैद है, और वो बस इस कैद से आजाद होना चाहता है, किसी भी कीमत पर। तो उसका प्लान, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। स्टेप 1 इस नेचर के, प्रकृति के जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलना। स्टेप 2 इस मरते हुए जानवर यानी अपने शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देना। और स्टेप 3 एक आर्ट फॉर्म बन जाना, एक कलाकृति बनकर अमर हो जाना, एक ऐसा रूप जो ना कभी बूढ़ा हो ना कभी मरे। और फिर कविता के आखिरी हिस्से में आखिरकार हमें वो सल्यूशन मिलता है जिसकी स्पीकर को इतनी शिद्दत से तलाश थी। अब पता चलता है कि आखिर उसका नया रूप क्या होगा और उसका नया मकसद क्या होगा। तो वो क्या बनना चाहता है? वो चुनता है एक मैकेनिकल, सुनहरे पक्षी का रूप, एक गोल्डन बर्ड जो असली नहीं है, जो आजाद है प्रकृति के नियमों से। और इन आखिरी लाइंस में स्पीकर का नया इटर्नल पर्पस सामने आता है। एक सुनहरी डाली पर बैठकर वो सुनहरा पक्षी बाइजेंटियम के लोगों के लिए गाएगा। किस बारे में? हर चीज के बारे में, जो बीत गया, जो गुजर रहा है और जो आने वाला है। वो टाइम से, समय से आजाद हो जाएगा। तो इस तरह स्पीकर को अपनी प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल जाता है। जहां नेचर, प्रकृति उसे परमानेंस नहीं दे सकी, वहां आर्ट यानी कला उसे इमॉर्टैलिटी दे देती है। उसकी आत्मा, उसकी रूह अब उस मॉर्टल ड्रेस के बिना, उस मरने वाले जिस्म के बिना हमेशा के लिए गाने के लिए आजाद है। लेकिन ये कविता जाते जाते एक बहुत बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। स्पीकर ने मौत से बचने के लिए आर्ट का रूप ले लिया, तो इसका क्या मतलब है? जब इमॉर्टैलिटी यानी अमर होने का रास्ता फेथ या विश्वास में नहीं, बल्कि किसी फॉर्म में, किसी कलाकृति में ढूंढा जाए। ये एक ऐसा ख्याल है जो हम सबको आर्ट, लाइफ और डेथ के रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।